हाँ जी, अगर आप भी सीईटी वीडियो की तैयारी कर रहे हो और जिसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी जो ज़्यादा वेटेज का है, तो वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो पीवाईक्यू है वो भी हम सोल्व करेंगे। तो यकीन मानिए, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिंगल क्वेश्चंस अपने नोट से बाहर नहीं जाने देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पिछली 2 से 3 क्लासों के अंदर हमने राजस्थान का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, वहीं उसकी स्थिति और विस्तार पढ़ा। हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। एक क्लास हो गई थी हमारी, उसका मैं एक बार वापस आप सभी का जो है वो रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, मैं एक पहले एक बनाता हूँ, वही जो डायग्राम बनाया था। सबसे पहले मरुस्थल राजस्थान के, उसके बाद है अरावली, अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश के बाद में है अपने पूर्वी मैदान, हाड़ौती, सॉरी, हाड़ौती का प्रदेश, और उसके बाद में है पूर्वी मैदान। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने जाना था इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? तो मरुस्थल जो है वो 61.11% क्षेत्रफल घेर के बैठा है। ठीक है। उसके बाद में 9% क्षेत्रफल अरावली घेर के बैठा है। हाड़ौती की अगर हम बात करें तो 23%, और ये हो जाएगा अपने 6.81%, सॉरी 89%। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना एक बार। 61.11% क्षेत्र पर हमारा मरुस्थल है, वहीं 9% क्षेत्र पर हमारी अरावली, और 23% भाग पर हाड़ौती, और 6.89% भाग पर पूर्वी मैदानों का विस्तार जो है राजस्थान के अंदर है। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो मरुस्थल के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली के अंदर महज ही 10% जनसंख्या निवास करती है। हाड़ौती के अंदर 39%, और पूर्वी मैदानों के अंदर 11% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अब हम इसके बात करते हैं कि कितने कितने जिले इसमें आते हैं, कितने कितने जिले इसके अंडर में हैं। तो 12 जिले मुख्य रूप से मरुस्थल के अंदर आते हैं, 13 जिले, और अगर हम मैन जिलों की बात करें तो मुख्य रूप से तो 7 ही जिले, 7 जिले अरावली क्षेत्र के अंदर आते हैं। हाड़ौती के अंदर हम बात करें तो 10 जिले आते हैं, और पूर्वी मैदान के अंदर 7 जिले आते हैं। ये ध्यान रखना। हाड़ौती जो कि एक क्या है, और अपने हाड़ौती एक जो कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, ये 4 जिलों का एक संभाग है। पर यहाँ हाड़ौती, हम एक भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हाड़ौती नामक भौतिक प्रदेश के अंदर 10 जिले आते हैं। ये बात जो है वो आप एकदम अच्छे से ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इसकी मिट्टी कि मृदा यहाँ पर जो कैसी पाई जाती है। रेगिस्तान के अंदर आप सभी को पता है, रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है। वहीं अरावली के अंदर पर्वतीय या वन्य मिट्टी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाड़ौती की, तो हाड़ौती के अंदर जो है वो अपने कच्छारी मिट्टी जो है वो पाई जाती है। और पूर्वी मैदान के अंदर काली या फिर रेगूर मिट्टी, काली या रेगूर मिट्टी। इस बात का ध्यान रखना कि काली मिट्टी कहां पाई जाती है? पूर्वी मैदानों के अंदर। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है कपास। पर अगर हम राजस्थान में ओवरऑल बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक कपास हनुमानगढ़ में होता है, वहां काली मिट्टी नहीं है। पर यह ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा कपास काली मिट्टी में होता है। पर राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा कपास होता है? तो होता है हनुमानगढ़ में, लेकिन हनुमानगढ़ में काली मिट्टी नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजन ध्यान रखना आपने। अब हम बात करते हैं इसकी जलवायु की, किस टाइप की जलवायु है। तो मरुस्थल के अंदर आप सभी को पता है शुष्क तथा अर्ध शुष्क। वही अरावली के अंदर उपाद्र, उपाद्र जलवायु। हाड़ौती के अंदर आर्द्र, और पूर्वी मैदानों के अंदर अति आर्द्र।
ये जलवायु का थोड़ा सा ध्यान रखना। खूब सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस आए हैं। जितना मैंने आप सभी को बता दिया उनमें से कोई भी सिंगल क्वेश्चन आया हुआ है तो आप सभी को वो टेलीग्राम पर जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जाकर के ज्वाइन कीजिए। सिंगल क्वेश्चन जो है वो हम नोट से बाहर नहीं जाने देंगे। ज्योग्राफी इंडिया हो, वर्ल्ड हो, राजस्थान हो, तमाम ज्योग्राफी को अच्छे से और बेहतर तरीके से बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे। तुम्हारा कोई भी सिंगल भी डाउट हो तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, अथवा टेलीग्राम व व्हाट्सएप पर भी मुझसे जो है वो जुड़ के पूछ सकते हो। तो ये तुम्हारे याद रहेगा कि भी मरुस्थल 61.11%, 9%, 23%, 6.89%। वही जनसंख्या 40%, 10%, 39% और 11% जनसंख्या निवास करती है। इसमें 12 जिले आते हैं, इसमें 13 मुख्य रूप से 7 ही आते हैं, फिर 10 और फिर 7। मिट्टी जो है रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। एक देखो जो सबसे जो छोटी होती है जिसे हम क्ले कहते हैं, क्ले जो उसके जो बड़े पार्ट होते हैं वो अपने बलुई मिट्टी जिसे रेत कहते हैं, रेत जो अपने दोहरे बने होते हैं वो रेत है। फिर अरावली के अंदर पर्वतीय या फिर वनीय मिट्टी होती है। वहीं हाड़ौती के अंदर कछारी मिट्टी है। हाड़ौती में कौन सी मिट्टी है? मतलब मिट्टी का मतलब रेत है, ये वो मिट्टी नहीं है। अपने एक माटी अलग होती है और ये मिट्टी है, यानी माटी जो अपने जैसे खेतों के अंदर झोंपड़े वगैरह बने होते थे तो माटी अलग है, मिट्टी अलग है ना। ये मिट्टी अपने इसके अंदर राजस्थानी के अंदर इसे रेत कहते हैं। अभी किस टाइप की माटी पाई, किस टाइप में रेत पाई जाती है। फिर यहाँ काली और रेगुर मिट्टी है। जलवायु के अंदर अगर हम बात करें तो अर्ध शुष्क और शुष्क दोनों ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है मरुस्थल के अंदर। आगे हम आज डिस्कस कर लेंगे इसको। उपादर और उपादर जलवायु अरावली के अंदर, उपादर, आदर, अति आदर, ये तीनों नाम तुम्हारे वैसे याद हो गए होंगे। अब हम इसको आगे शुरू करते हैं ना। एक एक को हम इसका जो पहला मरुस्थल, पहला हम पढ़ेंगे मरुस्थल। अब बता दो कि भी राजस्थान में मरुस्थल किस दिशा में है? पश्चिमी मरुस्थल है ना। अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूं। तो सबसे 1 नंबर हम पढ़ेंगे मरुस्थल। इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे? पहले मैं आप सभी को एक बेसिक चीज बता दूं तो जो मरुस्थल जो है वो 85% तो है अपने राजस्थान या भारत के पास है, सॉरी। वहीं 15% है अपने पाकिस्तान के पास। भारत के पास जो मरुस्थल है और 15% है पाकिस्तान के पास। भारत के पास जो मरुस्थल है उसे हम कहते हैं रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान। और पाकिस्तान के पास जो मरुस्थल है उसे हम कहते हैं चोलिस्तान। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि राजस्थान के पास, भारत के पास जो रेगिस्तान है वो है 85%, वहीं पाकिस्तान के पास जो रेगिस्तान है उसे चोलिस्तान कहते हैं, जो कि महज ही 15% है। यानी 85% रेगिस्तान हमारे भारत के पास है, जिसमें सबसे ज्यादा, अब मैं इसका और देखो मैं बताऊं वैसे कि इस रेगिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कहां कहां है। तो अपने कहां कहां, एक तो पंजाब में रेगिस्तान है, हरियाणा में है, गुजरात में है और राजस्थान में। ये क्रम है कि भी सबसे जो अपने भारत के अंदर जो 85% रेगिस्तान है, पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में। लेकिन इस 85% का 80% रेगिस्तान अकेला किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ हमारे राजस्थान के पास है। इसका मतलब हमारा राजस्थान जो कि भारत का 85% रेगिस्तान, जिसमें से 80% रेगिस्तान लेकर के बैठा है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि टोटल जो रेगिस्तान है जिसे थार का रेगिस्तान कहा जाता है, वो थार का रेगिस्तान 20% किसके पास है? पाकिस्तान के पास। और 80% थार का रेगिस्तान हमारे भारत के पास है। सॉरी, 85% और 15% उन पाकिस्तान वालों के पास है। 85% थार के रेगिस्तान के अंदर हमारे भारत के 4 राज्य हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। 85% रेगिस्तान से महज 80% रेगिस्तान और केवल हमारे राजस्थान के पास है। आप सभी जानते हो इस बात को, बहुत अच्छे से जानते हो। तो अब इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। वापस समझो इस चीज को कि भारत का जो थार का रेगिस्तान है,
जिसे महान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत का 85% रेगिस्तान भारत के पास है, या फिर मैं यूं कहूं कि भी जो टोटल रेगिस्तान जो है, तो कुल रेगिस्तान का 85% रेगिस्तान हमारे भारत के पास है, 15% रेगिस्तान पाकिस्तान के पास है। भारत का रेगिस्तान 4 राज्यों के अंदर विस्तृत है। पहला है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। चारों राज्यों में सर्वाधिक यानी 80% राजस्थान के अंदर जो है वो रेगिस्तान का विस्तार है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी तुम्हारे। अब इतनी चीजें समझ में आ गई तो अब हम सबसे पहले मरुस्थल को पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरुस्थल को। किसको पढ़ेंगे? मरुस्थल को। एक चीजें और मैं आपको बताना भूल गया कि राजस्थान का जो थार का रेगिस्तान है, इसे भारत का महान मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का थार का रेगिस्तान जो है, यानी थार यानी टोटल रेगिस्तान। रेगिस्तान समझ गए आप कि भी कुल रेगिस्तान जो 100% रेगिस्तान में से 85% रेगिस्तान हमारे भारत के पास है, 15% रेगिस्तान पाकिस्तान के पास है। भारत के पास 85% रेगिस्तान जो 4 राज्यों में विस्तृत है। भारत के सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। इन चारों में से सबसे ज़्यादा यानी 80% राजस्थान के अंदर रेगिस्तान का विस्तार है। भारत का जो रेगिस्तान है उसे हम महान मरुस्थल के नाम से जानते हैं। एक और भारत का जो रेगिस्तान है जिसे हम थार के नाम से जानते हैं, वैसे भी टोटल भी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान टेथिस सागर से और ट्रशरी काल में हुआ था। थार रेगिस्तान टेथिस सागर से ट्रशरी काल में बना था या फिर जन्म हुआ था। ये थोड़ा सा अपने जो है वो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भारत का जो रेगिस्तान, जो थार का रेगिस्तान है, टोटल थार का रेगिस्तान तो ट्रशरी काल में टेथिस सागर से जिसका निर्माण होता है, यानी ट्रिपल टी याद रखना है तुम्हें। इसका मतलब तुम्हें ट्रिपल टी याद रखना है। टेथिस सागर, थार रेगिस्तान, टेथिस सागर और टर्शरी काल, यानी ट्रिपल टी। इसका मतलब भारत के जो रेगिस्तान जो है, थार का रेगिस्तान है, उसका निर्माण टर्शरी काल में टेथिस सागर से हुआ है ना। ये थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना, अच्छी ट्रिक है ये कि भी ये याद रखना कि भी थार का रेगिस्तान। अब जैसे मान लो एग्जाम में सवाल आ जाए तो अपने एक बेहतरीन अच्छी ट्रिक ये है ट्रिपल टी याद रखना, जिससे थार रेगिस्तान टेथिस सागर से और ट्रशरी काल में, ट्रिपल टी, थार रेगिस्तान टेथिस सागर से ट्रशरी काल में। तो भारत के थार रेगिस्तान का निर्माण किससे होता है? तो अपने टेथिस सागर से होता है और ट्रशरी काल में होता है, बहुत पहले, है ना, इसका निर्माण जो हुआ था। अब हम इसको एक एक चीज को आगे जो हो कंटिन्यू करते हैं। पहले एक चीज और, पहले मैं और कंटिन्यू करता हूं आगे ना। अब अपने भारत राजस्थान के मरुस्थल के बारे में बातें जानते हैं। अब एक और मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे मान लो ये भारत है, भारत के इस वाली साइड जो है वो अपना राजस्थान है ना। ये सब जानते हो ये क्या है? राजस्थान। तो देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, बता दो भी किस दिशा के अंदर है रेगिस्तान। तो उत्तर और पश्चिमी दोनों दिशा में है, इसलिए हम लिखेंगे उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। अब इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले 1 नंबर बात, क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल है इसका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। 1,75,000 है।
1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका है? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का है। अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो लंबाई है इसकी 640 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई है अपने 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई इसकी हो जाएगी 100 से 200 मीटर। किसकी? तो भारत के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल यानी अपने राजस्थान के रेगिस्तान की बात हो रही है। राजस्थान का रेगिस्तान जो कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 640 किलोमीटर है, जिसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है, ऊंचाई जो औसत ऊंचाई यानी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो अगर इसके औसत की बात करें तो लगभग 100 से 200 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। अब हम इसको दो भागों में बांटना शुरू करते हैं। अब देखो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके बाद की चीज़ें खूब सारी इंपॉर्टेंट है, यानी एक ब्रीफ के अंदर हम इसको समझ लेंगे, है ना। तो वो मैं आपको एक मोटा मोटा क्राइटेरिया बताने वाला हूँ कि भी हम किस आधार पर इसको पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। वापस देख लो एक बार कि भारत का जो रेगिस्तान है जो अपने राजस्थान के अंदर है, जिसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 640 किलोमीटर के आसपास है, जिसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है, जिसकी औसत ऊंचाई 100 से 200 मीटर है। 100 से 200 मीटर है, ना कि 100 से 200 किलोमीटर है। फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रेगिस्तान हो ही गया, मैंने आप सभी को बता ही दिया। अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, या दो भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहला तो है अपने उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर। दूसरा है अपने जलवायु के आधार पर। उच्चावच क्या है, जलवायु क्या है, मैं बताऊं। देखो उच्चावच का मतलब है ऊंचे नीचे आधार पर, यानी ऊंचाई नीचाई के आधार पर अगर हम बात करें, सही दिख रहे हैं ना, उच्चावच के आधार पर। तो उच्चावच के आधार पर बांटा गया है और जलवायु के आधार पर बांटा गया है। इसको जो है उच्चावच और जलवायु दोनों के आधार पर बांटा गया है। अब देखो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उच्चावच के आधार पर बांटा गया है 4 पार्ट के अंदर। कितने भाग है? 4 भाग। और जलवायु के आधार पर बांटा गया है 2 भागों के अंदर। जलवायु के अंदर कितने भागों के अंदर? 2 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। सबसे पहले हम उच्चावच के आधार पर बात करते हैं। उच्चावच के आधार पर नंबर 1 है महान मरुस्थल। महान मरुस्थल। नंबर 2 हो जाएगा अपने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर क्षेत्र। नंबर 3 जो है वो है अपने लघु मरुस्थल। और नंबर 4 जो होगा वो होगा अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल। एक बार मैं शेड डाल लेता हूं फटाफट से। अब देखो इसको आगे हम और थोड़ा और ढंग से पढ़ते हैं ना। अब हम इसको अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। देखो देखो उच्चावच यानी ऊंचे नीचे आधार पर 4 भागों में बांटा गया है।
ऊंचे नीचे आधार पर 4 भागों में बांटा गया। मैं आपको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, ये राजस्थान है अपना ना। तो अगर मैं बात करूं अगर उच्चावच के आधार पर, तो सबसे पहला जो पार्ट है उच्चावच के आधार पर है, यानी यह अंतरराष्ट्रीय, आप सभी जानते हो कि अगर मैं भारत और बनाऊं तो ये वाली रेखा जो है वो अपनी कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, आप सभी जानते हो। रेड क्लिफ रेखा यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित भूभाग महान मरुस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? और इस भूभाग के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा इसके अंदर धोरे पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बालू का स्तूप, से हिंदी में कहते हैं बालू का स्तूप, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर जिसे कहते हैं धोरे, है ना। तो पहला है जो अपना है वो है महान मरुस्थल, दूसरा है जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर क्षेत्र, ये दूसरा है जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर क्षेत्र। ये इस क्षेत्र के अंदर क्या है, इस क्षेत्र के अंदर जो कंकरीले और जो चट्टानी पत्थर जो है वो वाले मरुस्थल है। कंकरीले और जो कंकरीले और चट्टानी पत्थर जो है वो मरुस्थल जो यहाँ पर पाए जाते हैं। कंकरीले और चट्टानी मरुस्थल पाए जाते हैं कहाँ पे? तो जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर क्षेत्र के अंदर, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर क्षेत्र के अंदर इन चट्टानी मरुस्थलों को कहा जाता है हमादा। क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। तो हमादा किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर बीकानेर जो मतलब कि भी उच्चावच के आधार पर और मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर क्षेत्र के अंदर जो चट्टानी तथा और अपने जो चट्टानी पत्थर से जिस रेगिस्तान का निर्माण हुआ है उसे हमादा के नाम से जाना जाता है। तीसरा है लघु मरुस्थल। तीसरा कौन सा है? लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल अपने देख लो यहाँ बीकानेर से शुरू होकर के और लास्ट कौन सा है? कच्छ की खाड़ी तक विस्तृत है। और चौथा अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल ये है भाई, ये अपनी अरावली है, तो थोड़ा मैं इधर बना दिया, बाकी ये अरावली है। ये क्या है? अरावली है, ये अरावली है। अरावली से पहले वाला ये वाला जो पार्ट है ना, अरावली से पहले ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो अरावली से ये वाला पहले वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो अरावली से पहले वाला पार्ट कहलाता है अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या कहलाता है? 3 नंबर ये है ही। मैं अगर देखो अच्छे से समझाया मैंने आप लोगों को, इस चीज को ढंग से समझ लो चाहिए, है ना। इस चीज को वापस समझो एक बार मैं आप सभी को और बताऊं कि उच्चावच के आधार पर उच्चावच के आधार पर जो मरुस्थल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है महान मरुस्थल। महान मरुस्थल अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक वाला पार्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिसे अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर धोरे कहा जाता है। फिर दूसरा है अपने जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर वाला क्षेत्र। यहाँ पर जो है वो पर्वतीय अथवा चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हमादा के नाम से जाना जाता है। तीसरा है अपने लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल अपने बीकानेर से लेकर के कच्छ की खाड़ी, कच्छ के रण यानी गुजरात तक विस्तृत है। और चौथा हो जाएगा अपनी अर्ध शुष्क मरुस्थल, जो कि लघु मरुस्थल तथा अरावली जो है उनके मध्य स्थित है। इसकी खासियत मैं आप सभी को और बताऊं, यहाँ खूब सारी नदियां पाई जाती है, तो यहाँ बालू का स्तूप है। तो इधर और इधर दोनों से जो है वो कोई ना कोई मर्त जीव गिरता है। गिरने के बाद में जो है उनके ऊपर रेत आ जाती है। रेत आने के बाद में फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अवशेष मिलते हैं इस वाले पार्ट के अंदर। तो ये बातें अपने ध्यान रखना कि भी उच्चावच के आधार पर महान मरुस्थल, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर क्षेत्र, लघु मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल 4 भागों में इसको बांटा गया है। अब हम बात करते हैं जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर देखो 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये मैं मिटा दूं, जलवायु के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है शुष्क मरुस्थल,
और दूसरा हो जाएगा अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को वापस दो भागों में बांट दिया। पहला तो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये ध्यान रखना, शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इस बात को ध्यान रखना। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यह है अपने 41.5%, बालू का स्तूप युक्त है अपने 58.5%, है ना। इसका शुष्क मरुस्थल की अगर हम बात करें तो वो है अपने भारत के अंदर टोटल, अभी मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ, शुष्क मरुस्थल तो वापस देखना, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश अपने हैं जो क्षेत्र है वो 41.5%, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश अपने 58.5%। ये बातें ध्यान रखना। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर सबसे पहले तो हम उसको जानेंगे कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन कौन सा है, क्या क्या उसकी विशेषता है, क्या क्या उसकी विशेषता नहीं है। तो उसकी और अगर अलग अलावा अगर मैं विशेषता बताऊं तो सबसे पहला हो जाएगा अक्कलवुड फॉसिल पार्क। अक्कलवुड फॉसिल पार्क, अक्कलवुड फॉसिल पार्क, ये ध्यान रखना आपने। अक्कलवुड फॉसिल पार्क बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर, अक्कलवुड फॉसिल पार्क। दूसरा पढ़ेंगे हम अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और तीसरा पढ़ेंगे हम लाठी सीरीज, तीसरा पढ़ेंगे हम लाठी सीरीज। ये ध्यान रखना कि बालू का स्तूप मुक्त में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो बालू का स्तूप मुक्त यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर बालू का नहीं है, यानी जहां पर रेत नहीं है। तो पहला उसकी खूब सारी विशेषता जानेंगे हम पढ़ेंगे अक्कलवुड फॉसिल पार्क के बारे में, जो कि डायनासोर के टाइम में, है ना, डायनासोर के टाइम की जो यहाँ पर जो लकड़ियों के अवशेष मिले हैं, अवसादी चट्टान, फिर लाठी सीरीज के बारे में हम जानेंगे। फिर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो बालू का स्तूप युक्त यहाँ क्या है, बालू का है ना, यहाँ रेत के हैं। तो यहाँ हम जो है वो जो पढ़ेंगे हम रेगिस्तान के धोरों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेगिस्तान के धोरों के बारे में पढ़ेंगे। 58.5% है। कौन कौन से धोरे पढ़ेंगे तो मैं थोड़े कुछ बता देता हूँ तुम सबको। पहला है बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पढ़ेंगे। उसके अलावा खूब सारे पढ़ेंगे, जैसे अपने जो है वो और सायरन वगैरह भी पढ़ेंगे, सीन वगैरह भी पढ़ेंगे। तो वो तमाम बालू का स्तूप जो हम किस में पढ़ेंगे, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में, अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। तो सबसे एक नंबर पढ़ेंगे हम घग्गर बेसिन, फिर पढ़ेंगे हम नागौर उच्च भूमि, फिर पढ़ेंगे हम शेखावाटी अंतःप्रवाह, शेखावाटी अंतःप्रवाह, और लास्ट में जाकर के पढ़े हम घग्गर बेसिन। सॉरी, पहले हम पढ़ेंगे लूणी बेसिन और अगला पढ़ जाएंगे हम घग्गर बेसिन। इसके बारे में हम जो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो ये हम मोटा मोटी जो एक बार देखेंगे। तो हमने ये बातें ध्यान रखना कि उच्चावच के आधार पर मरुस्थल को, एक बार मैं फटाफट से आप सभी को रिवीजन करवा देता हूँ कि उच्चावच के आधार पर मरुस्थल है 4 पार्ट टाइप के, यानी उच्चावच के आधार पर मरुस्थल 4 भागों में बांटे हुए हैं। महान मरुस्थल, या फिर एक और मैं अगर मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो देखो इससे रिलेटेड एक शुष्क मरुस्थल जो है ना, यहाँ पर 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर
25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 25 से 50। तो एक बार वापस मैं आप सभी का रिवीजन करवा देता हूं, एक बार और देख लो कि अपने उच्चावच के आधार पर मरुस्थल 4 भागों में बंटे हुए हैं। महान मरुस्थल, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर क्षेत्र, लघु मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर जो चुना पत्थर वाले मरुस्थल है जिसे हमादा के नाम से जाना जाता है। जलवायु के आधार पर 2 भागों में बंटे हुए हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल वापस 2 भागों में बंटा हुआ है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त है 41.5%, बालू का स्तूप युक्त है 58.5%। इसके अंदर उसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे। आकलवुड फोसिल पार्क, अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, लाठी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। वहीं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर हम खूब सारे और बालू का स्तूप यानी धोरों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, खूब सारे हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूणी बेसिन, फिर नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी अंतः प्रवाह और घग्गर बेसिन के बारे में हम विस्तार से जिक्र करने वाले हैं। तो एक एक को अब हम वो डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले उच्चावच के आधार पर हम पढ़ेंगे महान मरुस्थल, फिर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर क्षेत्र को पढ़ेंगे, फिर लघु मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में जानेंगे। फिर हम जलवायु के आधार पर आएंगे, हम जानेंगे बालू का स्तूप मुक्त के अंदर आकलवुड फोसिल पार्क, अवसादी चट्टानों के बारे में, लाठी सीरीज के बारे में। फिर हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में आएंगे तो बरखान, ये दौरों के बारे में पढ़ेंगे भी, कौन कौन से दौरे किस किस टाइप के होते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर हम लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी अंतः प्रवाह और घग्गर बेसिन के बारे में जानेंगे। तो तमाम चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल से जानने वाले हैं। अब अब तक आपके कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो, बाकी हम अगली क्लास के अंदर इसको एक एक को पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अब अगर तुम्हारे कोई भी समझ में नहीं आया तो तुम पूछ लो। आई थिंक ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। हाँ, इनमें से कोई क्वेश्चंस आया है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फटाफट से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ अपने वहाँ पर खूब सारे PYQ के साथ साथ कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई करंट इश्यू है तो उसको भी हम वहाँ वो बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो ये यकीन मानिए, यहाँ जो पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ जो आपको बताया जा रहा है, उनमें से सिंगल क्वेश्चंस होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करवा लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।